गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत पार्ट 2। हमारे अतीत पार्ट 2 क्लास 7 के इस एनसीईआरटी का अध्याय 7 पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा था और क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम था हमारे अतीत पार्ट 1 और उस एनसीईआरटी को पूरा किया, यह हिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरा किया। इसके बाद हम लोग शुरू किए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की और इस क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का यह 7वां अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री को क्लियर करेंगे 8 क्लास तक, उसके बाद से पुनः ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे 6 से लेकर 8 तक और उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस को जो है क्लियर करेंगे 6 से 8 तक। इसके बाद पूरा 8 से 9 10th को पढ़ेंगे, 9 10th की हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और फिर से हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिटिकल साइंस। इसी तरह से क्रम करते हुए हम लोग 12th तक की एनसीईआरटी की पुस्तक को क्लियर करेंगे और इस दौरान इस एनसीईआरटी को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप लोगों को ये उन छात्रों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जिन्हें किस तरह से यहाँ से नोट्स बनाया जाए। क्या एनसीईआरटी में इस पुस्तकों में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी, यूजीसी, नेट, यूपीएसआई, बिहार एसआई, सीटेट, स्टेट जैसे एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी को बेस करके पूछे जाते हैं। तो उन सभी एग्जामों को, जो भी आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि आप गाइड पढ़ते हैं और गाइडों से आपका प्रश्न जो है सॉल्व नहीं होता। जब तक आप एक बार 6 से लेकर, अगर मान लीजिए कि आप 10th बेस का एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की समझ आपको होनी ही चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन लेवल की किसी एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी तो समझ में आनी चाहिए, जो भी उसका सिलेबस है। यदि हिस्ट्री पूछता है तो हिस्ट्री आपको 6 से लेकर 12 तक आनी चाहिए। ज्योग्राफी है उसके सिलेबस में तो ज्योग्राफी भी 6 से लेकर 12 तक आपको आनी चाहिए, जिससे कि आपका एक बेस तैयार हो जाता है। ऐसे आप किसी भी गाइड को पढ़ रहे हैं, कभी देखते हैं कि आप किसी गाइड को पढ़ते हैं, कभी लूसेंट पढ़ते हैं। ठीक है, लूसेंट पढ़ना या किसी भी गाइड को तब पढ़ें जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, तो वो आपके लिए बेहतर फायदेमंद होगा। तो बिल्कुल अब चलते हैं हम एनसीईआरटी पर और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। इस एनसीईआरटी के को हम किस तरह से अपने पीटी में यूज करेंगे, प्रीलिम्स एग्जामों में, और किस तरह से हम यदि मेंस आंसर राइटिंग करना हो तो कैसे करेंगे। चलते हैं हम ये देखेंगे कि ये एनसीईआरटी 7 का अध्याय 7 है, यानी 7 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह 7वां अध्याय है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने बाकी अध्यायों को पढ़ा था 1 2 3 4 5 और 6। आज अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। बिल्कुल इस चैप्टर का नाम आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहले चैप्टर का नाम गौर से ध्यान देकर शीर्षक को देखते हैं। अब देखेंगे हम कि कहता है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। जब हम एनसीईआरटी 7 के अध्याय 2, 3 और 4 पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नए नए राज्यों का उदय हुआ और किस तरह से इन राज्यों का पतन हुआ। यदि आप हमारी इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप पहले बेहतर की हिस्ट्री की समझ होगी जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ें और इसके बाद से आप क्लास 7 की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपकी समझ बेहतर होगी। अब देखिए तो जैसे आपने देखा, यहीं आप देख रहे हैं कि उन बच्चों को बेहतर समझ में आएगा ये चैप्टर जिन लोगों ने अध्याय 2, 3 और 4 को पढ़ा होगा। उत्थान और पतन हुआ। इस उत्थान के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों
और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों के से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आप समझ गए हैं कि इन समय में हमने देखा कि इस दौर में, इस टाइम पीरियड में काफ़ी बदलाव हो रहे थे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी अधिक बदलाव हो रहे थे, लेकिन उसमें भी सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि सभी समाजों के मान्यता, रीति रिवाज या खान पान, वस्त्र आदि अलग अलग तरीके से थे और अलग अलग तरीके से ही इसमें विकास हो रहा था। इन्हीं चीज़ों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। हम उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ठीक है, कह रहा है कि इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जब ऋग्वैदिक काल, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, तो ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में, ऋग्वैदिक काल आप समझ रहे हैं कि आज से कितने वर्ष पूर्व वैदिक काल की शुरुआत थी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग आज से 2500 वर्ष पहले वैदिक काल हुआ था और लगभग आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व वैदिक काल की शुरुआत थी और आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं और इन 10 मंडल में जो अंतिम और सबसे बाद में लिखा गया मंडल है, जिसे 10वां मंडल कहते हैं, तो 10वें मंडल में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है और इसमें बताया गया है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है? तो ये व्यवस्था हमारे समाज में, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में ये व्यवस्था संचालित हो रही थी। समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। अब देखें कि जब पहले से ऋग्वैदिक काल से जो ये वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, तो इसमें समाज में ऊंच नीच की भावना का उदय हुआ। प्रारंभिक दौर में ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो यह वर्ण व्यवस्था कर्म से आधारित न होकर जन्म मूलक हो गई। कर्म का मतलब है कि यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आप वैश्य हैं, यदि आप विद्या का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, यदि आप युद्ध का काम करते हैं, योद्धा हैं, तो क्षत्रिय हैं, और सभी वर्णों की सेवा करता है उसे शूद्र की श्रेणी में रखा गया। अब देखिए आगे यह व्यवस्था धीरे धीरे जटिल हो गई। जैसे ही हम देखते हैं कि मुगल काल और दिल्ली सल्तनत का काल आता है, आप लोगों को हमने जब दिल्ली सल्तनत, आप लोगों ने देखा कि 4, 5 और 6 में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के विषय में और मुगल काल के विषय में, उसके वास्तुकला के विषय में, इमारतों के विषय में ये सब पढ़ा है। पहले आप 4, 5 और 6 अध्याय को नहीं पढ़ते हैं तब तक ये इतिहास आपके लिए थोड़ा जटिल सा लगेगा। समझ में तो आएगी, लगेगा कि समझ गए, ठीक है, आपको लगेगा कि सर ने कहा लेकिन मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप में एक क्रमबद्धता नहीं होती है तो यह ज्ञान लंबे समय तक आपके पास नहीं रहेगा। 2-4 दिनों तक समझ में आएगी, पुनः ये डिलीट हो जाएगा और एक बृहद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपके अंदर डेवलप नहीं होगा। और जब तक आपके अंदर एक बृहद ऐतिहासिक दृष्टिकोण डेवलप नहीं होता है तब तक आप एक अच्छे इतिहास के स्टूडेंट नहीं हो सकती हैं। यदि अगर इतिहास से आपको मेंस राइटिंग करना हो तो यह आपके लिए असंभव सा होगा, क्योंकि देखिए
जिसे पता है कि समाज का ढांचा कैसे बदल रहा है, किस समय कैसे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि वैदिक काल में समाज का ढांचा कैसा था, उत्तर वैदिक काल में समाज का ढांचा कैसा था, पूर्व वैदिक काल में समाज का ढांचा कैसा था, महाजनपद काल में समाज का ढांचा कैसा था, मध्य काल की शुरुआत होती है तो समाज में किस तरह से नए नए वर्गों का उदय होता है। देखते हैं कि जैसे क्षत्रिय, जब हम मध्यकाल के प्रारंभिक दौरों में आते हैं तो जो हमने प्राचीन काल में जिसे क्षत्रिय के रूप में जाना था, कई सारे विदेशी आक्रमणों के कारण, कई सारे विदेशी आक्रांताओं को, ठीक है, योद्धाओं को हमने एक नई श्रेणी बनाई। और इस समय मध्यकाल के प्रारंभिक दौरों में एक नई जाति उत्पन्न हमें दिखाई देती है, राजपूत। ये क्षत्रिय, अब ये अपना संबंध किससे जोड़ते हैं, तो प्राचीन काल के क्षत्रियों से। तो किस तरह से समाज हमारा धीरे धीरे बदल रहा है। जब हम सल्तनत काल में आ रहे हैं तो सल्तनत काल में भी देखते हैं कि कई सारे नए धर्मों से भारतीय उपमहाद्वीप परिचित होता है और कई सारे धार्मिक अंतर और कई सारे सामुदायिक अंतर, इसी के साथ साथ कई सारे क्षेत्रों में जनजातियों का एक समाज है, वहाँ पर ये वर्ण व्यवस्था लागू नहीं है और वहाँ का विभाजन एक अलग तरह का विभाजन है। तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान देंगे। और जब हम मुगल काल आते हैं तो देखते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था शुरू होती है और मनसबदारी व्यवस्था श्रेणीबद्ध है। हमने देखा था कि बहुत सारी श्रेणियां थी, 10 मनसब से लेकर और 7,000 तक के मनसब थे। ये जितने का मनसब जिसको दिया जाता था, जात और सवार से इसका निर्धारण होता था। जात उसके पद और उसके वेतन को बतलाता था, उसकी श्रेणी को बतलाता था कि किस श्रेणी में यह व्यक्ति है। तो समाज कई सारी श्रेणियों में बंट गया। अब जो उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी, जिस तरह के जिसको मनसबदार दिया गया, तो समाज कई सारी श्रेणियों में बटा। अब आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार नगरों का उदय कब हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में, तो सबसे पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों का उदय जो हुआ था वह सिंधु घाटी सभ्यता के काल में हुआ था। उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीकरण हुई थी। इसके पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी प्रथम बार नगरीकरण नहीं हुआ था। द्वितीय, उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से इन नगरों का पतन होता है और पुनः एक जो है ग्रामीण समाज का उदय होता है वैदिक काल में। पुनः जब उत्तर वैदिक काल की समाप्ति हो जाती है, वैदिकोत्तर काल आता है, जिसे हम बुद्ध महावीर और धार्मिक आंदोलन का काल कहते हैं या पंचमार सिक्कों का काल कहते हैं। इस महाजनपद काल में पुनः नगरों का उदय होता है। ये द्वितीय नगरीकरण का काल है। क्लियर हुआ। और तृतीय नगरीकरण का काल मुगलों के काल में होगा। तो ये सारी चीजें देखा है हमने। तो इन नगरों के अतिरिक्त भी जो है जनजातीय एक समाज था जिसमें इन नगरीकरण व्यवस्था नहीं थी, नगरों जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यह समाज अपने आप में प्रसन्न है। इसके विषय में, इन जनजातीय समाज के विषय में अब हम देखेंगे। तो हम देखते हैं अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। अब देखें कि ये जो जनजातीय समाज है, ये वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड व्यवस्था आई, इन व्यवस्थाओं को ये समाज नहीं मानता था, इन नियमों को नहीं मानते थे और नहीं वे कोई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जाता था। बात समझ में आ गई। ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा समाज जो भारत के वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, श्रेणी व्यवस्था को नहीं मानता था, उच्च नीच के वर्ग को नहीं मानता था। ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहते थे। और इस जनजातीय समाज भी एक जिसमें आपसी समानताएं थी, इसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं था। यह समाज एक हिस्से में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रत्येक जनजातीय के सदस्य नातेदारी के बंधन में जुड़े होते थे। कई जनजातियां
खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकार एवं संग्रह के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। तो इन जनजाति के लोग कैसे अपना जीवन, तो कुछ शिकार करते थे, कुछ झूम कृषि के विषय में यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो झूम कृषि वैसी कृषि शॉर्ट में समझा रहे हैं कि यह जनजातियों की कृषि है। और इस कृषि में होता क्या है कि ये एक लंबे कुछ क्षेत्र की भूमि जो है ये जनजातियां साफ कर देती हैं और वहाँ पर कृषि करती हैं। पुनः इस भूमि की जब उर्वरता खत्म हो जाती है तो यह पुनः दूसरी जगह स्थानांतरित होकर पुनः यही कार्य करते हैं। ये पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। लेकिन प्राचीन काल में जनसंख्याएं कम हुआ करती थी तो इसका बहुत दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन आज तो जनसंख्या इतनी है कि वनों का यदि इस तरह से कटाव हो, झूम कृषि हो, तो इससे जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। तो बात समझ गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, इन जनजातीय समुदाय के। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खाद्य का संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब हम दूसरे पशुपालन, अब कुछ ऐसे थे जो पशुपालन द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते थे। क्लियर हुआ। अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ठीक है, खानाबदोश किसे कहते हैं, बात समझ में आ गई। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपने भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं उसे खानाबदोश कहते थे। क्लियर है। क्या कह रहा है कि अपने निवास स्थान से प्राकृतिक संसाधन पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। कुछ जनजातीय समूह भूमि और जंगल पर अधिकार रखते थे और अपने प्राकृतिक क्षेत्रों पर अधिकार रखते थे और अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही इसका बंटवारा अपने समाज में करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपने विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? अब ये समझेंगे कि ये जनजातीय लोग कौन थे। क्या समझेंगे अब हम कि ये जो जनजातीय लोग हैं ये कौन लोग थे? तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने, मुसाफिर किसे कहते हैं, यात्रियों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का वाचिक और मौखिक मीन्स की ये अब देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं रीति रिवाज, जैसे आज भी आपके समाज में कई सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जिसके विषय में आप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आपके पास जानकारी आती रहती है और उसी के आधार पर आप जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हीं रीति रिवाजों के आधार पर आप अपने इस समाज में समरसता बनाए रखते हैं। क्लियर हुआ। रीति रिवाज मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय
समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, याद रखेंगे, पंजाब में कौन सी जनजाति थी? खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खां गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, ये याद रखेंगे। कमाल खां को अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। क्या नाम था? बलोच। ये याद रखेंगे, इन जनजातियों के नाम और इनका क्षेत्र आप याद रखेंगे। ये बलोच जनजाति, ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरिया की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन ये पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, अब देखें, याद रखेंगे इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन थी? मुंडा और संथाल जो है इसे संथाल कहते थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये जो मुंडा और संथाल थे ये उड़ीसा और बंगाल में भी ये जनजातियाँ पाई जाती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कारोगा, कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? अब हम यहाँ जानेंगे कि खानाबदोश और घुमंतू लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। देखेंगे कि खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें उनसे कलेक्ट करते। चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। अब इन खानाबदोशी के पास ऊन होता था, घी होता था। इन ऊन और घी के माध्यम से वो कृषकों से कौन सा उत्पाद प्राप्त करते थे? तो जो भी अन्य थे
वो प्राप्त करते थे ये कृषकों से। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे, सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा कौन थे? तो ये व्यापारी थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। अब ये याद रखेंगे कि ये टांडा क्या है। तो बंजारों के कारवां को, व्यापारिक कारवां को क्या कहते हैं? टांडा कहते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा था। बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 10,000 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे बंजारे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बंजारों के विषय में। यहाँ हम देखें, अब देखेंगे कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी, इसका भी नाम आप याद रखेंगे। अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी कब आया है? तो 17वीं सदी में। बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक, लिखता है पीटर मुंडी कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा क्या है? तो ये बंजारों की जो व्यापारी समूह थे, जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर अपने सामानों को बेचते थे, इसे टांडा कहते से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका, बिल्कुल ये टांडा शब्द याद रखेंगे। उनका जीने का तरीका, ये भी याद रखेंगे कि बंजारों के विषय में, उनके जीवन के विषय में किसने बताया है? तो पीटर मुंडी। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि पीटर मुंडी का कथन बंजारों के विषय में कौन है? ये 17वीं शताब्दी का अंग्रेज व्यापारी है जो भारत आया हुआ है और भारत के बंजारों के विषय में वर्णन करता है। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे और उस जगह से ले जाते थे जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वे अपने गाय बैल पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायने में भिन्न समान है, ये बताएंगे आप कि आज की परिस्थितियों में कैसी परिस्थितियां हैं। अब यहाँ हम देखेंगे खानाबदोश और भ्रमणशील समूह के विषय में देखेंगे। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के
के साथ एक चरगाह से दूसरे चरगाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्य गायक एवं अन्य तमाशाबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्हें पिछले साल दौरा किया था। बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियां भी एक जगह से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो भिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला प्रदर्शन करते थे। क्लियर हुआ? बदलता समाज। अब देखें कि कास्य मगरमच्छ, कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा। ये कुटिया कोंड जनजाति ने इस मगरमच्छ को बनाया है। यह कांसे का मगरमच्छ है। बदलता समाज, नई जनजातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोग की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जातीय विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इन जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। अब देखेंगे कि 11वीं शताब्दी और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत, अभी हमने बताया कि किस तरह से एक नए क्षत्रियों के बीच एक नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण
का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था कई जातियां धीरे धीरे कई जगह से के लिए राजपूत बन गए। इसको ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में नहीं जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। ये जो चैप्टर है ज़्यादातर आपको मेंस राइटिंग और इतिहास को के और सामाजिक व्यवस्था कैसे डेवलप होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, किस तरह से नए जनजातियों को किस तरह से जातियों में शामिल किया गया, नई जातियों का कैसे उदय होता है, इन सब के विषय में हम यहाँ समझ रहे हैं। अब आगे देखिए कि नज़दीक से एक नज़र गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरित कृषि ही झूम कृषि करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासन काल के एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंग के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इस राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में थे। ये पुनः अब यहाँ थोड़ा सा समझें कि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि क्या है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और चलाया जाता है। उनकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि क्या है, इसके विषय में इसे आप जरूर नोट करेंगे। और ये कृषि किसमें कौन करता है, तो ये अक्सर जनजातीय लोग कृषि करते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये उर्वरता खत्म होने के बाद स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12 गांवों में मिलते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राज्यों से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त
करने की चाहत हुई, इसीलिए गढ़ कटंग के गोंड राजा अपना दास अमन दास ने संग्रह शाह की उपाधि धारण की। इसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालाबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। क्लियर हुआ? ये याद रखेंगे, जब राजकुमारी दुर्गावती ने जो अकबर के आक्रमण का विरोध किया था गोंड प्रदेश पर, जब अकबर का आक्रमण हुआ था तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से रानी दुर्गावती ने जो है अकबर का विरोध किया था। तो दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र, रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था? तो दलपत था। तो दलपत की मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्ष के पुत्र वीर नारायण, इस पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण या विरजी नारायण इसे ही कहते हैं, वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1665 में आसिफ खान, ये आसिफ खान कौन है? तो अकबर का सेनानायक है। आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंग पर हमला किया। ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब किया? 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने अकबर के काल में गढ़ कटंग पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई। रानी दुर्गावती ने आसिफ खान को परास्त कर दिया, हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। पहले मुगल सेना को रानी दुर्गावती ने परास्त किया, उसके बाद से पुनः आसिफ खान ने रानी दुर्गावती को परास्त किया और रानी दुर्गावती अब मुगलों के कैद में जाने के प्रतिकूल यह सोचा कि मैं अपने मुगलों के कैद में नहीं जाऊंगी, और उसने अपना समर्पण करने के बजाय उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसका पुत्र जो था भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक मानचित्र है, इस मानचित्र को थोड़ा सा देखें और यह समझने का प्रयास करें कि ये कलिंग प्रदेश है और ये गोंडवाना राज्य था। ये गोंडवाना राज्य इसी क्षेत्र में फैला हुआ था। आगे चलते हैं। गढ़ कटंग एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हाथियां लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंग के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम, यह भी एक जनजाति है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम अहोमों के विषय में पढ़ेंगे और ये एक मैप देखें आप कि इसमें अहोम क्षेत्र को दर्शाया गया है और यह क्षेत्र भारत के सुदूर पूर्वी हिस्से का क्षेत्र है। ये आपने देखा होगा कि ये नेपाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में गारो, खासी, जयंती या 3 तरह की जनजातियां होती थी। और इसी असम वाले क्षेत्र में अहोम जनजाति, ये देखें ये अहोम का क्षेत्र है, इसमें अहोम जनजाति भी ये रहा करती थी। तो अब हम
इस अहोम जनजाति के विषय में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो ये क्षेत्र इस मैप को आप देख ही रहे हैं। आगे आते हैं और अहोमों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी जनजातिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अहोम कहाँ से आए? तो ये म्यांमार से आए और इन्होंने कई सारी चोटियों को जीता। 1523 में कोच हाजो को जीता, 1581 ईस्वी में, 1530 के दशक में ये आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करते थे और 1660 आते आते ये उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन इस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था ये पाई कहलाते थे। जिन लोगों से जबरन कार्य किया जाता था ये क्या कहलाते थे? पाई कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खास केंद्रीकृत हो चुका था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अब देखें कि अहोम समाज जो था कई कुलों में विभाजित था। इस कुलों को क्या कहते थे? खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। ये खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 में के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। इन जनजातियों का, अहोम जनजातियों का धर्म हिंदू धर्म कब बना? तो 1714 से 1744 के ईस्वी में शिव सिंह वहाँ के शासक थे। उस समय हिंदू धर्म अहोम जनजातियों का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित किया जाता था।
संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान के दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ये अध्याय आपने समझा, बहुत सारी बातें समझा। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनके विषय में हम देखें। ये इसके पहले हम समझें मंगोलों के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था, और यहाँ मंगोलों के विषय में कुछ बातें दी गई है जिसे समझने का प्रयास करेंगे हम कि अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढो। अपने एटलस में आप मंगोलिया, विश्व के नक्शे में आप मंगोलिया को ढूंढो कि मंगोलिया कहाँ है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपीज और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपने मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। वे विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। क्लियर हुआ? मंगोल कौन थे, कब आए, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, ये सारी डेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली क्लासों में हमने मंगोलों के आक्रमण के विषय में समझा था और देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सीरी दिल्ली का निर्माण किया था। अब यहाँ कुछ प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गढ़, ये कह रहा है कि इसको एक दूसरे को मिलान कर रहे हैं। टांडा, टांडा क्या है? यह कारवां है। बिल्कुल सही है, यह व्यापारियों का एक कारवां है जिसे हम टांडा कहते हैं। श्रमिक, श्रमिक कौन थे? अहोम। पाइक जो थे ये क्या थे? श्रमिक होते थे। पाइक विद्रोह के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। कुल, कुल क्या थे? तो सिंब सिंह किस जाति के हैं? तो ये अहोम जनजाति के थे। इन्हीं के समय में जो हिंदू सनातन धर्म है इसका विस्तार अहोमों के बीच हुआ। दुर्गावती, दुर्गावती का संबंध किससे है? तो गढ़ कटंग से दुर्गावती का संबंध है। क्लियर हुआ? ये टांडा क्या है? तो यह कारवां है। श्रमिक, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से समझ लें कि गढ़ का मिलान किससे करेंगे हम? तो गढ़ का मिलान कारवां 84 से करेंगे या कारवां से करेंगे। टांडा जो है इसका मिलान हम किससे करेंगे? तो टांडा जो है कारवां है व्यापारियों का। ठीक है। श्रमिक, श्रमिक का संबंध, पाइकों को श्रमिक के रूप में अहोम यूज करते थे तो पाइक से मिलाएंगे। कुल क्या है? तो ये 84 तरह के कुल थे तो कुल को मिला देंगे। सिंब सिंह
ये जो हैं ये इसका मिलान अहोम से करेंगे। दुर्गावती का संबंध किससे है, तो ये इनका गढ़कटंग से इसका संबंध है, ये मिलान हो गया। ये बातें आप समझ गए। आगे चलते हैं। कुछ रिक्त स्थान हैं जिन्हें भरना है, कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा और कुछ प्रश्नों का कमेंट आप स्वयं करेंगे। अब देखें, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां कहलाती थी। कई सारी जातियां थी। अब देखिए ये कह रहा है, इसका आंसर आप देंगे कि वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थी। दूसरा प्रश्न है, अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति थी। अब ये बताएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी तुरंत इसकी चर्चा हमने किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति थी। कौन सी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक की रचना अहोमों ने की थी। ग कहता है कि ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंग में 70,000 गांव थे। अब ये बताना है कि किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में यह चर्चा किया है या किस यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह बताया है कि गढ़कटंग में लगभग 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने अवर को भूमि अनुदान में दिया। ब्राह्मणों और किसको, श्रमिकों को, मंदिरों को भूमि अनुदान में दिया। ये प्रश्न आप जान ही गए। अब देखिए, सही और गलत बताना है। जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। क्लियर है, सही है ये। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं थी, ये गलत है। उत्तर पश्चिम भाग में जनजातीय समुदाय थे। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। अब ये आप बताएंगे कि सत्य है या गलत है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, ये गलत है। खानाबदोश पशुचारों और चारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह की विनिमय होता था, इसकी व्याख्या बताएंगे। इसके पहले हमने किया था। अब इसको समझने का, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था, ये आप बतलाएं। वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, इसकी चर्चा करेंगे आप। एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदल गया, इस पर आप चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं और इन प्रश्नों पर विचार भी करेंगे। क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, ये आप अपने शब्दों में बताएंगे कि किस तरह से महत्वपूर्ण है। गोंड लोगों का इस्तेमाल अहोमों के इतिहास से गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किस मायने में भिन्न था? क्या कोई समानताएं भी थी? इस प्रश्न का भी आंसर आप देंगे। और कुछ मानचित्र में करके समझने की चीज़ें हैं, इसे आप करके समझें। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में ना आए, उसे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का जवाब दूंगा और आप स्वयं इन प्रश्नों का जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू, धन्यवाद, दैट्स ऑल। अब अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी क्लास 7 का 8 चैप्टर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।